सौंदर्य का तत्व है। जी हाँ, वो बहुत महत्व रखता है। हाँ, एक सौंदर्य का तत्व है। हाँ, दूसरा इसका जो विरह वर्णन है उसमें सबसे बड़ी बात है एक लोक तत्व है। और भारतीय संस्कृति का चित्रण जो इस विरह वर्णन में मिलता है वो मेरे ख्याल से अन्यत्र नहीं मिलता है। विरह के कुछ 19 छंद है इसमें, और आप पहला ही छंद अगर उसका देखें, पहली चौपाई आप शायद लेकर भी आए हैं, जरा आप दिखाइए। थोड़ी बाद में जाएंगे, थोड़ा सा मैं सौंदर्य की बात कर रहा था। करिए, जरूर करिए। भारतीय सौंदर्य वर्णन की परंपरा शैली को ही जायसी ने अपनाया है। यह शैली नख शिख वर्णन कहलाती है, और कवि ने पद्मावती के सौंदर्य वर्णन में अपने परंपरा परिचय और मोहक बिंब विधान का परिचय जो दिया है, वो एक दो चौपाइयाँ मैं आपको बताऊं कि भंवर केस वह मालती रानी, बिसहर लुरही लोएही अर्घानी, शशि मुख अंग मलय गिरी बासा, नागिनी झाँपी लीन ही चहु पासा। ये एक पद्मावती का चित्र मैं दिखाना चाहूँगा। आप ये देखिए कि पद्मावती की एक जो कल्पना है हाथ में, वो हालांकि इसमें सुआ भी उसके पास रहता है। उसने सुआ जो है कैसे पूरा अगर कहें कि सब कुछ ये सुआ के द्वारा ही रचा गया खेल है। नहीं, पंखियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। पंखी ही रत्नसेन को ले जाता है और पंखी ही वापस लेकर आता है। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे अभी जब विरह की बात करेंगे हम। अब आपने प्रेम के संदर्भ में इस पंखी का नाम ले लिया, तो थोड़ी सी एक बात मेरे मन में आ रही है। वो मैं बता दूं कि जो लोक है, लोक कथा है, और आपने पक्षी की बात की, पक्षियों का योगदान, और पक्षी ही नहीं, लोक के साथ मैडम पूरी प्रकृति जुड़ी हुई होती है। जायसी में तो 12 मासा का जो वर्णन है पूरी प्रकृति है। एक चीज कहना चाहता हूँ मैडम कि हम आज के वैज्ञानिक लोग जो हैं, अगर उस आध्यात्म या आस्था की चादर को चीर कर देखें कि उसमें कोई वैज्ञानिक तत्व मिले या ना मिले, लेकिन जो प्रकृति की आस्था है लोक प्रसंगों में, कि चाहे वो आटे की लकीर से लकीर बनाना हो आटे से, या उसमें हरे बांस की का उपयोग होता हो, आम की पत्तियां रखना हो, या दीपक जलाना हो, या पानी हो, या मिट्टी के देवी देव, यानी प्रकृति जो है पूरी तरह लोक में शामिल रहती है। और जायसी में तो प्रकृति पूरी ही शामिल है। और आप देखिएगा कि जो नागमती का विरह वर्णन है वो शुरुआत के 3 छंदों को उसमें विरह वर्णन है, और फिर 12 मासा शुरू होता है। 13 छंद 13 चौपाई पूरी की पूरी जो 12 मासा की है, उसमें कैसे धीरे धीरे विरह की सारी अवस्थाएं, विरह की सारी विशेषताएं, विरह की मार्मिकताएं, उसका संस्पर्शी अंश, सब कुछ उसमें हमारे सामने प्रकट होता है। उसका जो पहला ही नागमती वियोग खंड का जो पहला छंद है, पहली चौपाई है, वो है नागमती चित उर पथ हैरा, पीयूष गए फिर कीन्हन फेरा, नागरी नारी काहू बस परा, ते ही विमोही मोसो चित्तु हरा, सुआ काल होई लईगा पीऊ, पीऊ नहीं लेत लेत बरु जीव। अब यहाँ हम थोड़ा रुकते हैं। आप देखिएगा कि नागमती के प्रेम में, उसके विरह में, या उसकी जो विशिष्टता है, सबसे बड़ी बात है उसमें भारतीय नारी के संस्कार है। इसमें भारतीय नारी और दाम्पत्य जीवन, भारतीय गृहस्थ जीवन इसमें खुलकर प्रकट हुआ है। इसलिए वो दोष किसको दे रही है? सुआ काल होई लईगा पीऊ, पीऊ नहीं लेत लेत बरु जीव। सुग्गा आया, दुश्मन बना, और मेरे प्रियतम को वो लेकर चला गया। उत्तम होता कि उनको नहीं ले जाता, मेरे प्राणों को ले जाता। और फिर वो बहुत सारे संदर्भ लेकर आती है, किस प्रकार कोई आता है और सुखी जीवन को उजाड़ कर चला जाता है, किस प्रकार छल छद्म होते हैं, और दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं वियोग की व्यथा सहन करने का जो है दुखद प्रसंग आता है। आप देखिए, सुवा काल होई लईगा पीऊ, पीऊ नहीं लेत लेत बउर जीव, है ना। और उसके बाद तुरंत जो आते हैं, भय नारायण बावन करा, राज करत बलि राजा छरा, करण बान ली नई कई छंदु, भरत भय झिलमिल आनंदु, ले कान निभा अकरूर अलोपी, कठिन बिछोह जियई किही किमि गोपी। अब आप देखिएगा कि किसको दोष दे रही है? अक्रूर को दे रही है। किसको दोष दे रही है? नागमती तो इंद्र को दे रही, जो छल से ले गया और उसको अर्जुन को सुख देने के लिए किस प्रकार कर्ण को दुखी हुआ, किस प्रकार बलि को छल से नारायण ने छल लिया है, उसी प्रकार तोता भी नागमती को छल करके क्या ले गया है? रत्नसेन को ले गया है। यहाँ देखिए कैसे अपने पति को एक बचाने की बात है। और नागरी नारी
काहू बस पड़ा, शहर की किसी नारी के वश में वो पड़ा है। और यहाँ पर वो कहती है कि सुवा काल होई लईगा प्यू, प्यू नहीं लेत बरु जीव। धीरे धीरे विरह की वेदना 3 छंदों में बढ़ती है। आप कुछ लेकर आए हैं तो शायद बताना चाहते हैं, तो एक आधा छंद आपके पास हो तो जरा आप बताइए। नहीं, मेरे पास तो इसमें तो पूरा जो है आप पूरा पद्मावत है, आपके वियोग वर्णन है पूरा पद्मावत का। जी जी। और आपने जो पंक्तियां कही जी। अब एक बात ये मैडम, ठीक है, इस विरह वर्णन की चर्चा हम जारी रखेंगे। थोड़ा सा विद्यार्थियों की तरफ से हाँ, ठीक, जरूर जरूर, विद्यार्थी के रूप में ही मैं बैठा हूँ आपके सामने। तो ये होता है कि विद्यार्थियों को तकलीफ ये होती है कि ये मध्यकाल जो है और उसमें भी ब्रज भाषा और अवधी भाषा और ठेठ अवधि है। और ये तो ठेठ अवधि है, तुलसी की जो है प्रांजल अवधि तो ठेठ अवधि है। तो इसको पढ़ने में और जो है इस समझने में काफी विद्यार्थियों को दिक्कत होती है। जी हाँ। तो जब ये भाषा ही समझ में नहीं आती है, ये चौपाई का अर्थ ही समझ में नहीं आता है, तो जो प्रेम की गहराई है या प्रेम का जो तत्व है, ये उसमें जो कुछ भी है उस तक पहुंचाना जो है, हम तो अध्यापक हैं, आप पढ़ते हैं और समझ लेते हैं, लेकिन विद्यार्थियों को जो है, तो मेरे समझ में ये आता है कि इसमें जो है इन चौपाइयों में या इन दोहों में एक गेता होती है। हाँ, गेता होती। जायसी, अच्छा हाँ, जायसी खुद संत थे, है ना, फकीर थे, तो कहा जाता है कि वे खुद गाते गाते घूमते थे। हाँ। यानी अपने रचनाओं को वे खुद गाते थे। और मध्यकाल की जितनी भी ये रचनाएं हैं, चाहे आप कबीर लीजिए, चाहे आप सूर लीजिए, चाहे तुलसी लीजिए, उनमें गेता है। जायसी में भी एक गेता है और चौपाई छंद है, इसलिए उसमें तो गेता है ही है। मैं कुछ चौपाइयाँ जो है मैडम गाकर सुनाना चाहते हैं, गा करके विद्यार्थियों के लिए जो है, अगर उसको इस ढंग से आप अगर आप पाठ करें, उसका लय के साथ पाठ करें, और इसमें कोई राग रागनियों का बंधन नहीं है, आपको जिस राग में जैसे भी आप चाहें। चौपाइयाँ तो ऐसी अच्छी हैं मैडम, और कि आज तुलसीदास ने भी उन चौपाइयों को ग्रहण किया, लेकिन उन चौपाइयों की देन जो है ये जायसी की है। जायसी की, पहले जायसी छंद देकर गए हैं। और अवधी भाषा आप देखिएगा कि जायसी की तो जो देन है वो सबसे बड़ी देन है कि उन्होंने चौपाई और दोहा छंद महाकाव्य की रचना के लिए दिया। जी। तो ये कुछ चौपाइयाँ मैडम जो हैं उसी विरह वर्णन की शुरुआत में आपने जो कही, उसके बाद की पंक्तियाँ हैं कि पियू वियोग अस बाउर जीऊ, पपिहा नित बोले पियू पियू, अधिक काम दाधो सो रामा, हरि लई सुआ गयऊ पियू नामा, बिरह बान तस लाग न डोली, रक्त पसीज भीज गई चोली, सूखा हिया हार भा भारी, हरे हरे प्राण तजहि सब नारी। तो मैडम इस तरह से जो है इन पंक्तियों पर आप प्रकाश डालिए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस तरह से अगर आपको याद नहीं होती हैं या पढ़ने में दिक्कत आती है, तो इस तरह उसको लयात्मक ढंग से प्रयास करेंगे तो आप देखिए कि मैडम जो है कुछ भी नहीं है हाथ में, और मैडम तो इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी नहीं देख पा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहा जाए कि, और मैडम ही नहीं, इसके पहले मैं मास साहब को एक बार जो सुना था, वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, कामायनी की जो लज्जा सर्ग याद है, पूरा कंठस्थ है, बहुत कंठस्थ है उन्हें। तो ये कविताएं जो हैं इन लयात्मक, इनमें वो ताकत है, आप अगर उनके साथ लय ही इनकी ताकत है जो हमें याद रह जाती। दूसरी, इन कविताओं का जो मर्म है, उसमें जो कोमलता और जो भावना है वो हमारे भीतर तक उतरती है, इसलिए ये कविताएं हमें याद रह जाती। ये उसका जो वियोग वर्णन का ये दूसरा छंद है, और उसमें उसकी वेदना ज़्यादा गहरी हो गई है। जैसे अभी आपने जो गाया ना, विरह बान अस लागन डोली, रकत पसीज भीजी तन चोली, यानी विरह का बाण ऐसा लगा है कि पसीने की जगह खून बह रहा है, और फिर उस खून से उसकी सारी चोली, या कहे पूरा शरीर, दोनों अर्थ में ये चोला शब्द है, उसका पूरा शरीर भीग गया है। और सखियाँ पवन ढुला रही है, सींचने की कोशिश कर रही है, मगर सखियों को चिंता हो गई है कि प्राण परान होत के ही राखा, अब इसके प्राण निकल जाएंगे, अब ये बचने वाली है नहीं। को सुनाओ प्रीतम को सुनाओ प्रीतम के भाखा, या पाठ भेंट कहें तो को सुनाओ चात्रिक के भाखा। जो चातक बोल रहा है प्यू प्यू, कौन उसको प्यू को लाकर सुनाएगा, दिखाएगा। मगर विरह का बाण लगा है, प्राण पखेरु उड़ना चाहते हैं, मगर ये कवि प्रयुक्ति है।
प्राण उड़ते नहीं हैं और उसका भी मूल कारण है विरह। जैसे सुर की पंक्तियां हैं, काम पावक तूल मय तन विरह सांस समीर भस्म नाहिन होन पावत लोचनन के नीर। अब आप देखिए कि काम की अग्नि जली है, गोपियों का शरीर रुई जैसा है ना, मगर फिर भी वे भस्म इसलिए नहीं हो पा रही हैं क्योंकि आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं वो उस अग्नि को कहीं शीतल कर रहे हैं। जायसी में थोड़ा सा अंतर है, प्राण पखेरु प्राण हंसा उड़ना चाहता है, मगर जो विरह की आग जली है, आह जो मारी विरह की आग उठी तई हाँक, हंस जो रहा शरीर महा पंख जले तन थाक। उसके पंख जल गए हैं और उसका तन जो है वो थक गया है। परिणाम स्वरूप प्राण पखेरु उड़ना चाहता है, उड़ भी नहीं पाता है। मगर फिर आप देखिएगा कि उसके आगे का जो छंद है, सखियां समझा रही है, पाट महादेई चितना हारू। आप चित्त को हरिए मत, एक दिन ऐसा आएगा कि दुख के बाद सुख आएंगे, सूखी लता पुनः हरी भरी हो जाएगी। मगर प्रीतम के न लौटने से कहना दागमती चितो पर हथेरा, जब विरह बढ़ता है तो जायसी यहाँ पर प्रकृति का उसमें विनियोग करते हैं और 12 मासा के वर्णन के द्वारा क्रमशः बढ़ती हुई विरह की पीड़ा को यहाँ पर व्यक्त करते हैं। मैडम, ये 12 मासा जो है उसकी शुरुआत हम करें, उसके पहले ये जो जलने वाली बात आई है, मैं बीच में थोड़ा सा जरूर अंतर हो जाता हूँ, मैं आपकी तरह चीजों को समेट नहीं पाता हूँ। नहीं पूरा समेटिए, होती हैं। असल में मैं आपसे कहूँ कि जायसी का जो पद्मावत है और जो उनका विरह वर्णन है, इस विरह वर्णन में इतने संदर्भ हैं, हमारे पुराणों के संदर्भ हैं, हमारी राम कथाओं के संदर्भ हैं, हमारे लोक तत्व हैं, हमारे उत्सव हैं, हमारी संस्कृति है, गृहस्थ जीवन है, ग्रह नक्षत्र है, इतने संदर्भ है कि वो सही है कि आप कह रहे हैं कि इतना सारा उसमें जो है आप जरूर दीजिए। ये एक कथा जो है जायसी के विषय, जलने की जो बात है, वो जलने की जो पीड़ा है, जरूर तो उसके बारे में एक कथा जो है वो प्रचलित है जायसी के विषय की। जायसी जो है वो अपने खेतों में काम कर रहे थे और जो है कि दिन चढ़ाया और जो है वो कलेवा जो है वो नहीं आया। तो वो भूख के मारे व्याकुल हो रहे थे, तो पास की किसी पराई स्त्री ने जो है उनको जो है वो भुना हुआ चावल दिया। जो चावल की वो क्या कहते हैं उसको, जो यहाँ वो ममरा वगैरह, लाई जैसा, लाई जो है चावल की, वो उसने भुना चावल जायसी को दिया। तो जायसी ने उसे खाया और खाने के बाद जो उन्होंने कहा कि उसकी जो सोधी, यहाँ जो मिलता है वो तो मैडम एकदम नकली मिलता है, लेकिन गांव में जो भार भूंजा जिसको कहते हैं, और उसमें जो सुगंध आती है, उस सुगंध को लेकर और सुगंध जो है भूनने के कारण आती है, उससे कैसे जायसी उस प्रेम को जोड़ते हैं कि कहते हैं कि जो अस जरे कस नहीं महके, जो अस जरे सो कस नहीं महके, यानी जो महक है, जो जलता है वही सुगंध देता है। अब उसमें भी जायसी इस चीज को कैसे विरह में जोड़ते हैं, उसको मैं और आगे ले जाती हूँ। जो आप बात कह रहे हैं, कैसे जीवन के अंश वो अपने विरह वर्णन में ले आते हैं। वैशाख का वर्णन है, धरती तप गई है, और फिर लागे जरे जरे अस भारू, भारू यानी भाड़ है ना, भारू यानी भाड़, लागे जरे जरे अस भाड़ू बहुरी जो भुंजसी न तजो भारू, ऐसे कहती है वो कि अगर तुम मुझे जरा एक आधा शब्द इधर उधर हो गया है, जरा मैं उसको बताती हूँ। वो कहते हैं लागे जरे जरे अस भारू बहुरी जो भुंजसी तजे न बारू, बारू यानी बालू रेती नहीं तजोगी। जैसे आप देखिए कि भाड़ में बालू रेती गर्म होती है और दाना उसमें भुना जाता है, उछलता है और पुनः उसी में जाकर गिरता है। अब दागमती है, वो विरह में पीड़ित है, व्याकुल है, छटपटा रही है, मगर वो कह रही है कि अगर बार बार भुनोगे, बार बार तपाओगे तो भी मैं उसमें तपती रहूंगी। एक निष्ठ प्रेम जिसे गोपियाँ कहती हैं। जब उद्धव आते और कहते हैं कि भाई तुम निर्गुण के रूप में कृष्ण की आराधना कर लो, तुम्हें सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, गोपियाँ कहती हैं कि ऊधो विरहो प्रेम करें, क्योंकि ये विरह जो है वो कृष्ण का दिया हुआ है। यही बात है, बहुरी जो भुंजसी तजे न बारू, बार बार भुनोगे तो भी नहीं बारू, मैं बालू को नहीं छोड़ूंगी, भले कितना भी तड़पना पड़े, जलना पड़े। और यही चीज़ पुजारी जी एक गज़ल है, फिल्म में है, मगर मुझे लगता है कि ये जो गज़लकार है कहीं इन कवियों से प्रेरित है। बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारे गीत
जैसे मुझे गम भी उनका अजीज है, ये उन्हीं की दी हुई चीज़ है। ऊधो विरहो प्रेम करे, बहुरी भुंजसी तजे न बारू। वही वाली बात है कि कैसी चीज़ें, कैसे बात जो संवेदनाएं हैं आगे के कवियों तक यहाँ तक जाती है। ठीक है। अब ये इस विरह में हम आगे अब जो जिस विरह का जो स्वरूप है और जिस नाम से ये जाना जाता है, 12 मासा। तो 12 मासा गुजराती में तो विद्यार्थी 12 महीनों के नाम ले लेते हैं, लेकिन पहली दिक्कत आती है कि हिंदी में 12 महीनों के जो नाम है वो दिक्कत है। अब यहाँ पर कुछ चौपाइयाँ हैं, तो नागमती के वियोग शुरू से आप देखिएगा, शुरू से हम हमारे यहाँ जो प्रायः जो विरह वर्णन है वो षट ऋतु के आधार पर होता है, मगर 12 मासा कुछ है पहले संस्कृत की प्राकृत की कुछ रचनाओं में हमें मिलते हैं कहीं कहीं, ये 12 मासा मगर जो 12 मासा जो ये है ये मसनवी शैली का अपना एक खास, ये 12 मासा है जो खास अंश है। अब आप देखिए पहले 3 छंद विरह वर्णन की तीव्रता के हैं और उसके बाद आषाढ़ से शुरू होता है। ये आषाढ़ से शुरू होता है मैडम, मैं आषाढ़ महीना लगा है और आषाढ़ की कुछ पंक्तियां जो है जी है कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरह धुंद दल बाजा, धूम साम धौरे घन धाए, सेत धजा बग पाती देखाए, खड़ग बीजु चमके चहु ओरा, बूंद बान बरसहि घन घोरा, ओ नई घटा आई चहु फेरी, अकंत उबारु मदन हो घेरी, दादुर मोर को किला पीऊ, गिरई बीजु घट रहई न जीऊ, पुष्य नक्षत सिर ऊपर आवा, हाँ बिनु नाह मदिर को छावा, आद्रा लागी भुई लेई, मोहि बिनु पीऊ को आदर देई। इसके बाद एक दोहा है कि जिन घर कंता ते सुखी, तिन गारो और गर्व, कंत पियारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्व। तो ये मैडम आषाढ़ का वर्णन जो था, इस पर आप कुछ वैसे भी इसमें जो है आषाढ़ महीने का नाम है और आप देखिए कि बहुत सारे इसमें पुष्य नक्षत्र की बात है, आर्द्रा नक्षत्र की बात है, नक्षत्र की नक्षत्रों के ज्ञान जो भी बात है ऐसी भी आप देखिएगा कि हाँ देखिए वैसे भी कहते हैं ना कि जब पावस ऋतु आती है या आषाढ़ लगता है तो विरह की वेदना ज़्यादा तीव्र हो जाती है। इसीलिए तो कालिदास के यक्ष को